हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में हम 17 से लेके 23 अप्रैल के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के न्यूज़ बनते हैं उन सभी को पहले हम थ्योरी बेस पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम वन लाइनर क्वेश्चंस के बेस पे उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है कि वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है 16 अप्रैल को। WVD एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है जो हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि हमारे दैनिक जीवन में मानव आवाज़ के महत्व को मान्यता दी जाए। विश्व वॉइस डे का उद्देश्य मुख्य रूप से मानव आवाज़ की उचित देखभाल और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। इसके अलावा विश्व वॉइस डे आवाज़ से संबंधित अनुसंधान के प्रयासों का समर्थन करता है जो जीव विज्ञान, कला, ध्वनि विज्ञान, मनोविज्ञान और भौतिक, संगीत और चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन का उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में एक नई रेलवे लाइन सहित कई नई रेल परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने राज्य में मेथनॉल संयंत्र खोलने की भी घोषणा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में कई रेल परियोजनाओं और एक मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत की और ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल की आधारशिला भी रखी। मोदी जी ने गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम से ऑनलाइन तरीके से अन्य परियोजनाओं के साथ साथ 5 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जिन रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, इन रेल परियोजनाओं की कुल लागत है 7,300 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर पालासवाड़ी और सुआलकुची पुल की आधारशिला भी रखी। उसके बाद डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से 29 करोड़पति हैं। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी सबसे अमीर है। इनकी संपत्ति की मूल्य 510 करोड़ है, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुल संपत्ति लगभग 15 लाख है और 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 करोड़पति हैं और प्रत्येक मुख्यमंत्री की औसत संपत्ति 33.96 करोड़ है। इसका खुलासा किया है ADR ने। ADR के अनुसार संपत्ति के मामले में शीर्ष 3 मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, जिनकी कुल संपत्ति है 510 करोड़ से अधिक संपत्ति है इनके पास, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, इनकी संपत्ति 163 करोड़ से अधिक है, और उड़ीसा के नवीन पटनायक, जिनकी संपत्ति 63 करोड़ से अधिक है। और ADR ने कहा है कि सबसे कम घोषित संपत्ति वाले 3 मुख्यमंत्री हैं। तो अभी तक तो ये जितने भी थे ये सारे करोड़ों की संपत्ति है। और इसके अलावा ADR के अनुसार सबसे कम घोषित संपत्ति वाले 3 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है, जो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है, जिनकी कुल संपत्ति 15 लाख से अधिक है। उसके बाद है केरल के पिनाराई विजयन, जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है, और तीसरे नंबर पे हैं हरियाणा के मनमोहन लाल, जिनकी संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा संपत्ति है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, और ये रिपोर्ट जारी की है ADR के अनुसार है। उसके बाद नेक्स्ट है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 2 महत्वपूर्ण पहलों जैसे पशु महामारी की तैयारी के पहल और वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली समर्थन परियोजना का शुभारंभ किया है। ये शुभ आरंभ भारत के राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में होगा और ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित होगा। पशुपालन और डेयरी विभाग ने ये सहयोगी परियोजना के रूप में विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसे वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य सिस्टम समर्थन कहा जाता है। ये परियोजना 5 राज्यों में आयोजित की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने प्रसिद्ध भारतीय संविधान निर्माता की 132वीं जयंती मनाने के लिए हैदराबाद में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। अनावरण समारोह एक भव्य समारोह था जिसमें सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों के 35,000 से अधिक व्यक्तियों को बुलाया गया था और इन सभी लोगों को लाने और ले जाने के लिए 750 बसों को तैनात किया गया था। हैदराबाद में ये प्रतिमा अब भारत में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। हुसैन सागर झील के सुंदर किनारों पर राज्य सचिवालय के निकट ये प्रतिमा स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अभिनेत्री और थिएटर कलाकार
उत्तरा बाओकर का 79 की उम्र में निधन हो गया है। बाओकर जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की शिक्षा ली थी। बाओकर ने विभिन्न नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं, जैसे मुख्यमंत्री नाटक में इन्होंने पद्मावती का रोल किया था और मैना गुजरी में मैना का रोल किया था। शेक्सपियर के ओथेलो में डेस्टिमोना आदि। और 1984 ईस्वी में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत के राष्ट्रीय अभिनय अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। वे मराठी फिल्मों में भी नजर आई हैं, जैसे डोंगी 1995 में ये मूवी रिलीज हुई थी, और उत्तरायण 2005 में, और शेवरी 2006 में, और रेस्टोरेंट 2006 में रिलीज हुई थी। उनकी फिल्म तमस में उनकी भूमिका के बाद उन्हें लाइट में देखा जाने लगा। ये वरिष्ठ अभिनेत्री उड़ान, अंतराल, एक्स जॉन, रिश्ते कोरा कागज, नजराना, जस्सी जैसे कोई नहीं, कश्मकश जिंदगी की और जब लव हुआ जैसे लोकप्रिय टीवी शो में भी नजर आई। उसके बाद नेक्स्ट है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार की योजना है कि दिसंबर 2023 तक वंदे मेट्रो को शुरू किया जाए। वैष्णव ने इसके अलावा बताया, वंदे मेट्रो एक छोटी दूरी मेट्रो रेल नेटवर्क पर चलेगी जो 100 किलोमीटर या उससे कम दूरी के भीतर प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। ये नई पहल क्षेत्रीय रेल वाहनों के दबाव को कम करने में मदद करेगी। नेक्स्ट है, डॉक्टर जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है, जो 132 किलोमीटर के टिकाबूजी नोवा सोफाला रोड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है। भारत द्वारा निर्मित ये ब्रिज भारत और मोजाम्बिक के बीच दोस्ती का सहयोग है। बूजी ब्रिज एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो भारत के मोजाम्बिक के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ये राजस्थान से हैं। हाल ही में आयोजित एक महान समारोह में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की जीत हासिल की है। ये खूबसूरती प्रतियोगिता का 59वां संस्करण था। इसमें पहली रनरअप रही है दिल्ली से श्रेया पूजा और दूसरी रनरअप का नाम है मणिपुर से थोना ओजाम सट्रेला लुवांग थी। मनीष पॉल और भूमि पेडनेकर ने इस आयोजन की होस्टिंग की। नंदिनी भारत को 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो इस तरह से नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है और वे राजस्थान से बिलोंग करती है। फेमिना मिस इंडिया का 59वां संस्करण था। इसमें पहली रनरअप रही है दिल्ली से श्रेया पूजा और दूसरी रनरअप मणिपुर से थोना ओजाम। इसके अलावा नंदिनी गुप्ता भारत को 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो संयुक्त अरब अमीरात में होगी। नंदिनी गुप्ता 19 साल की है। उन्होंने कोटा से उत्तराखंड का संबंध रखते हुए एक खूबसूरती प्रतियोगिता को जीता है। उसके बाद नेक्स्ट है, वेंकटेश अय्यर IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार्स ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुंबई में खेले गए मैच के दौरान शानदार शतक लगाया। अय्यर इस सीजन में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। साथ ही ये IPL 2023 का दूसरा शतक है। अय्यर से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने शतक जड़ा था। तो पहला शतक ये है हैरी ब्रूक का, जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाज है, और हैरी ब्रूक सनराइजर हैदराबाद की टीम से IPL में खेलते हैं। वेंकटेश अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली है, जो अभी तक इस सीजन का सर्वोच्च स्कोर है। उसके बाद नेक्स्ट है, कगिसो रबाडा ने IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। IPL के मैच में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आयोजित हुए मुकाबले में कगिसो रबाडा ने अपना 100वां विकेट भारतीय प्रीमियर लीग में लिया। उन्होंने अपने 64वें IPL मैच में पूरी की थी और 2020 में दिल्ली कैपिटल के साथ खेलते हुए 27 साल के कगिसो रबाडा ने भारतीय प्रीमियर लीग में सबसे अधिक विकेट लेकर पर्पल कैप जीता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इवान डोंगियो और ऑस्टिन क्राजिसेक ने 2023 मोंटे कार्लो मास्टर में युगल टेनिस खिताब जीतने के लिए फाइनल में रोमेन ओनोडो और सेम विस्बॉर्न को हराया। दोनों ने अब तक एक साथ 5 टूर स्तरीय खिताब जीते हैं, जबकि डिंग ने अब तक 6
एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीते हैं और मोंटे कार्लो मास्टर फ्रांस के रोगबून कैप मार्टिन में आयोजित पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए एक वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने आईपीएल इतिहास में सबसे कम पारी में 4000 रन बनाने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने बल्लेबाज क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया है। राहुल ने अपने 4000 आईपीएल रन 105 पारी के दौरान हासिल किए हैं और इससे पहले सबसे तेज 4000 आईपीएल रन का रिकॉर्ड T20 के बल्लेबाज क्रिस गेल के पास था। क्रिस गेल ने अपने 4000 आईपीएल रन 112 पारियों के दौरान हासिल किए थे और केएल राहुल ने 105 पारी में 4000 रन अपने कंप्लीट किए हैं। स्टार बल्लेबाज राहुल ने अपने कैरियर की शुरुआत 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ किया था। इसके बाद नेक्स्ट है, मेघालय में 17 से 18 अप्रैल 2023 को शिलोंग में G20 शिखर सम्मेलन के स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करने जा रहा है। G20 शेरपा अमिताभ कांत, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री कॉनराड केसंगमा उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। अंतरिक्ष विभाग का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स एयरलाइंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। भारत की पहल के तहत गठबंधन के शुभ आरंभ के दौरान ऊर्जा मंत्री शक्ति बहादुर बत्सेन ने भारत के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को गठबंधन के साथ नेपाल के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने का उल्लेख करते हुए पत्र सौंपा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जागुआर और प्यूमा जैसी 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से गठबंधन की शुरुआत की। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत 3 से 12 अगस्त तक पहली बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन चेन्नई शहर में किया जाएगा और चेन्नई में आखिरी बार 2007 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कार्यक्रम के रूप में एशिया कप का आयोजन किया गया था। ये एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है। इसे चीन के हांगझोउ में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी के रूप में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ से ये पॉइंट हमारा निकल कर आता है कि भारत 3 से 12 अगस्त तक पहली बार एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है चेन्नई शहर में। चेन्नई में आखिरी बार 2007 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ये सभी डिटेल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, एसबीआई ने फिर से शुरू की अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम। तो ये स्कीम है एसबीआई की। एसबीआई ने अपनी रिटेल टर्म डिपॉजिट योजना अमृत कलश की पुनः आवृत्ति की घोषणा की है। तो यहाँ से क्लियर होके आता है कि अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम है एसबीआई की और ये योजना एक विशेष अवधि के लिए 400 दिनों का अवधि देती है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.6% और बाकियों के लिए 7.1% की ब्याज दर प्रदान करती है। एसबीआई ने पहले 15 फरवरी 2023 को इस डिपॉजिट योजना को लॉन्च किया था और ये 31 मार्च 2023 तक मान्य था। इस योजना की पुनरावृत्ति से एसबीआई ग्राहकों को एक और मौका प्रदान कर रहा है जिससे वे एसबीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली आकर्षक ब्याज दरों का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ने 12 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाली एक योजना को पुनः लॉन्च किया है जो 30 जून 2023 तक मान्य रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट है, मोटाना टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास करने वाला पहला राज्य बन गया है। मोस्ट आईएमपी पॉइंट, इस न्यूज के बारे में जानने से पहले हम मोटाना के बारे में जान लेते हैं। मोटाना संयुक्त राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। राज्य का नाम स्पेनिश शब्द मोटाना जिसका अर्थ है पर्वत से लिया गया है। मोटाना व्यक्तिगत उपकरणों पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। टिकटॉक पर उपयोगकर्ताओं से एकत्र किए गए डेटा के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा करने का आरोप लगाया गया है। SB 419 के रूप में जाना जाने वाला बिल 54 से 43 के
बोर्ड से पारित हुआ। ये टिकटॉक के बारे में कई चिंताओं का हवाला देता है, जिसमें चीनी सरकार की निगरानी और युवा उपयोगकर्ताओं के बीच खतरनाक गतिविधियों को उकसाना शामिल है। तो इस तरह से मोंटाना टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास करने वाला पहला राज्य बन गया है। विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को लीवर के जागरूकता और इसके महत्व के बारे में पता चल सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियां मृत्यु का 10वां सबसे आम कारण है। इस साल विश्व लीवर 2023 का थीम है सतर्क रहें, नियमित लीवर चेकअप करें और फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये कंप्लीट लाइन यहाँ तक याद रखना है। विश्व लीवर दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लीवर रोग जागरूकता के लिए की गई थी। यह आधिकारिक तौर पर पहली बार 19 अप्रैल 2012 को मनाया गया था। उसके बाद से हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर का कृषि उत्पादन विभाग किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है। तो जम्मू कश्मीर में कृषि उत्पादन विभाग किसान संपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वहां के किसान हैं उनको व्यापक सहायता प्रदान करना है। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। किसानों को कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं और उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है सीरिया को दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट घोषित किया गया है। सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। नार्को स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर करती है। सीरिया की अर्थव्यवस्था नशे के कारण चलती है। सीरिया खास तौर पर इसे ध्यान रखना है एम्फेटाइन जैसे टैबलेट्स का एक्सपोर्ट करती है। तो ये एम्फेटाइन टैबलेट है जिसका सीरिया एक्सपोर्ट करती है दूसरे कंट्रीज को। इसकी अधिकांश विदेशी मुद्रा आय कैप्टोगन की उत्पादन और निर्यात से आती है। इसे भी ध्यान रखना है एम्फेटाइन को, ये नशे का टैबलेट है। इसे गरीब आदमी का कोक भी कहा जाता है। सीरिया के बारे में जान लेते हैं। सीरिया की राजधानी है दमिश्क और उसके उपाध्यक्ष है नजह अल अतर और पीपल्स असेंबली स्पीकर है हमोदा संबाग और आधिकारिक भाषा है सीरिया की अरबी और राष्ट्रपति है सीरिया के बशर अल असद और प्रधानमंत्री हैं हुसैन अल-नुर्स। उसके बाद नेक्स्ट है मोनिका दास ट्रांसजेंडर समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और वे वर्तमान में केनरा बैंक पटना में काम कर रही है और ट्रांसजेंडर समुदाय को चुनाव के लिए जागरूक करने के लिए मोनिका दास को स्टेट आइकॉन नामित किया गया है। इसके अलावा मोनिका दास देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर भी है और मोनिका दास ने पटना लॉ कॉलेज से LLB की पढ़ाई भी की है। उसके बाद नेक्स्ट है राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज सुब्रमण्यम फेडेक्स कॉरपोरेशन के CEO है और ये दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन कंपनियों में से एक है। भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम को व्यापार में उनके योगदान के लिए USA में भारत के राजदूत, तो ये भी याद रखना है कि USA में राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार USA में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू द्वारा राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 2023 पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी चेन्नई भारत में की जाएगी, जिसमें पूरे एशिया की कुछ सर्वश्रेष्ठ टीमें शामिल हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हर 2 साल में आयोजित की जाती है और भारत में 2011 और 2016 में 2 बार टूर्नामेंट जीता है। उसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभ आरंभ किया। तो ये ध्यान रखना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं। इन्होंने नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है जो नवाचारी युवा स्टार्टअप्स को जोड़ने और पहचानने का उद्देश्य रखता है। मंत्री ने इस आयोजन के दौरान 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का भी परिचय दिया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र
सिंह ने वन वीक वन लेव कार्यक्रम का परिचय दिया है। डॉक्टर सिंह ने स्टार्टअप्स के विकास के लिए उद्योग में विस्तृत हिस्सेदारी का महत्व बताते हुए इसकी महत्वपूर्णता पर भी जोर दिया है। उन्होंने भारत में प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप्स में विशेष उत्कृष्टता को उजागर करते हुए 37, ये भी ध्यान रखना है, 37 CSIR लेव कुशलता पूर्वक काम करने के लिए समर्पित किया है। वन वीक वन लेव कार्यक्रम इन लेवों को उनके काम का प्रदर्शन करने और दूसरों को उससे लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार 3 दिवसीय वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा और बुद्ध शिखर सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और क्षेत्र में बुद्ध स्थलों की यात्रा भी की जाएगी। और ये कार्यक्रम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ से ये पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिवसीय वैश्विक बुद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इस कार्यक्रम को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है ईशान किशन ने T20 क्रिकेट में पूरे किए अपने 4000 रन। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने T20 क्रिकेट में 4000 रन पूरे कर लिया है। ईशान किशन IPL 2023 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ईशान किशन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में अपने 4000 रन पूरे किए हैं और ईशान किशन मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं। ईशान किशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 2021 में अपनी शुरुआत की और अपने पहले मैच में ईशान किशन ने अर्धशतक बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र ने घोषणा की है कि पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण होगा और इस फैसले से विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यस्थल में अधिक समावेशिता की दिशा में ये एक नया कदम उठाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हैदराबाद में पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी अब्दुल अजीम का निधन हो गया है। अजीम ने 1980 और 1990 के दशक के दौरान रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया। वे दाएं हाथ के गेंदबाज थे जो डेक्कन कार्निकल क्रिकेट क्लब के लिए खेलते थे। अजीम को 1986 में रणजी सीजन में तमिलनाडु के खिलाफ तिहरा शतक मतलब 300 या उससे अधिक व्यक्तिगत, मतलब एक पर्सन ने 300 या उससे ज्यादा वो स्कोर करे तो उसे कहा जाता है तिहरा शतक लगाने का श्रेय जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंजेला मार्केल को मिला जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान। एंगेला मेर्केल को जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान मिला है। ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार को राष्ट्रपति फ्रैंक वल्टर स्टेनमायर ने उन्हें सौंपा। तो ये भी ध्यान रखना है कि एंजेलिना को ये पुरस्कार राष्ट्रपति फ्रैंक वटलर के द्वारा दिया गया। इस पुरस्कार को केवल 2 बार पहले पूर्व चांसलर कॉनराड एडेनाउर और हेलमुथ को दिया गया था। ऑर्डर ऑफ मेरिट में कोई भी वित्तीय पुरस्कार नहीं होता है। मार्केल ने 2005 से 2021 तक जर्मन का नेतृत्व किया है। वह पहली महिला थी जो कांग्रेस का नेता बनी और पहली जर्मन सरकारी नेता थी। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है कि उत्तर प्रदेश ने 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन सकता है। अभी 100% हुआ नहीं है। अगर 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है वो कंप्लीट हो जाता है सभी सरकारी विभागों में, तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। विशेष रूप से ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण और गतिशील नीति 2022 को अधिसूचित किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हरमनप्रीत कौर और सूर्य कुमार यादव विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 चुना गया है। सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर ने क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड
अवार्ड जीतकर एक और शानदार ताज अपने नाम कर दिया है। सूर्य कुमार ने विस्डन अल्मनेक T20I क्रिकेट का श्रेय जीता है, जबकि हरमनप्रीत कौर पहली भारतीय महिला बनी है जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीती है। T20 2022 में सूर्य कुमार ने कुल 1164 रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव का 2022 में एक बेहतरीन पारी देखने को मिला था जो इन्होंने इंग्लैंड में खेला था, जहां पे इन्होंने 55 गेंदों में 117 रन बनाए थे और वह उनका पहला T20 शतक था। हरमनप्रीत कौर ने पिछले साल कैंटरबरी में 111 गेंदों पर 143 रन की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड की धरती पर 1999 के बाद पहली बार कोई वनडे सीरीज जीती थी। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक भी जीता था, तो ये भी ध्यान रखना है। हरमनप्रीत के कप्तानी में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। वे साल के श्रेष्ठ विजडन क्रिकेटर चुने जाने वाले 5 क्रिकेटरों में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हो गई। विजडन 1889 से हर साल विजडन T20 प्लेयर्स की सूची तैयार करता है। पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेट कीपर बन गए हैं मिस्टर धोनी। धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं और T20 क्रिकेट के इतिहास में धोनी सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। सनराइज हैदराबाद के खिलाफ 21 अप्रैल को एडन मार्क्रम का कैच लेने के साथ ही धोनी के T20 क्रिकेट में 208 कैच हो गए। धोनी से पहले ये रिकॉर्ड था क्विंटन डीकॉक के पास, उन्होंने T20 क्रिकेट में 207 कैच लिए थे और अब धोनी ने क्विंटन का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। T20 क्रिकेट में धोनी ने 208 कैच लिए हैं। तो इस तरह से पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेट कीपर बन गए हैं मिस्टर धोनी। उसके बाद नेक्स्ट है, पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड ने पूर्व मुख्य कोच मिकी ऑथर को पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य निर्देशक नियुक्त किया और ऑथर ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के साथ साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कोचिंग स्टाफ के सदस्य के रूप में भी ये काम करेंगे। ऑथर 2016 से 2019 तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, 20 अप्रैल को हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 1969 में पर्यावरण पर यूनेस्को सम्मेलन में जॉन मैकोनेल द्वारा पृथ्वी दिवस औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने 19 अप्रैल 2023 को अपनी वार्षिक विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या के मामले में इस साल भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये रिपोर्ट दुनिया की आबादी की वर्तमान स्थिति के अनुमानों पर केंद्रित है। ये रिपोर्ट जनसंख्या के अकॉर्डिंग प्रवास, स्वास्थ्य, लिंग और मानव अधिकारों सहित कई विषयों को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से भारत इस साल दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, शांति लकाडा ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट की गई हैं। भारत की नर्स शांति लकाडा को एस्टर गाइडेंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। ये पुरस्कार दुनिया भर की असाधारण नर्सों को पहचानता और सम्मानित करता है जिन्होंने रोगी देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लकाडा झारखंड के एक अस्पताल में नर्स का काम करती है। इस तरह से शांति लकाडा को ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, आशा भोसले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित। प्रख्यात गायिका आशा भोसले को लता मंगेशकर की याद में मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जो लता मंगेशकर के पिता की मृत्यु के वार्षिक उपलक्ष्य में है। ये पुरस्कार लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले प्राप्त करेंगी। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो राष्ट्र के लिए, उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है,
पुणे को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल मिलने की तैयारी है। ये स्कूल 50 एकड़ में फैला होगा। तो इस तरह से पुणे को मिलेगा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल। ये स्कूल 50 एकड़ के एरिया में फैला होगा और इसमें छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेगा। और स्कूल सिंगापुर स्थित एक शिक्षा कंपनी के सहयोग से बनाया जाएगा और इंटरनेशनल मानकों का पालन करेगा। ये इंटरनेशनल स्तर के स्नातक और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल सहित कई कार्यक्रमों की पेशकश करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पुणे को मिलेगा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल। उसके बाद नेक्स्ट है 4 टीमों के इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल का आयोजन 9 से 18 जून को भुवनेश्वर में किया जाएगा। ये टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण होगा। इससे पहले 2 कप ऑलरेडी इंडिया में खेले जा चुके हैं, जो सबसे पहले मुंबई में और दूसरा अहमदाबाद में 2019 में आयोजित किया गया था। मेजबान भारत इस टूर्नामेंट में लेबनान, मंगोलिया और वानुआटू के साथ शामिल होगा। ये 4 फुटबॉल टीम के नाम याद रखना है। सबसे पहले इंडिया की टीम होगी और दूसरी लेबनान की टीम होगी और तीसरी मंगोलिया टीम और चौथी वानुआटू की टीम होगी। ये चारों टीमें शामिल होगी। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय टीम ने पहले कभी मंगोलिया और वानुआटू के खिलाफ नहीं खेला है। लेबनान के खिलाफ मेजबानों के पास 6 मैचों का रिकॉर्ड है। इससे पहले हमने 17 से लेके 23 के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनते थे उसको हमने थ्योरी बेस पे डिस्कस किया है। तो अब हम वन लाइनर बेस पे उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका आंसर है गुवाहाटी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है, LIC जीवन बीमा निगम के नए मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है रत्नाकर पटनायक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? इसका आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट है, 16 अप्रैल 2023 को मोंटे कार्लो मास्टर्स युगल खिताब किसने जीता है? ये जीता है इवॉन डोंगडिंग और ऑस्ट्रिन क्रेजिसेक ने। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है? इसका आंसर है USA। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट है, IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है वेंकटेश अय्यर। नेक्स्ट है, IPL में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर है KL राहुल। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 20 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए उस बचत योजना का क्या नाम है जिसके लिए डाक विभाग ने तेलंगाना में एक विशेष कवर जारी किया है? इसका आंसर है महिला सम्मान बचत योजना। ये शुरू किया है तेलंगाना की सरकार ने स्पेशली महिलाओं के लिए डाक विभाग में। नेक्स्ट है, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इसका आंसर है हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2023 पुरुषों की हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? इसका आंसर है सीरिया। नेक्स्ट है, ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका आंसर है भारत की नित्या श्री सुमति सीवन ने। नेक्स्ट है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? इसका आंसर है मुंबई। नेक्स्ट है, किसानों के समग्र कल्याण के लिए जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग द्वारा किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? इसका आंसर है किसान संपर्क अभियान। इस अभियान को चलाया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने इनमें से किस राज्य में वोट होम विकल्प पेश किया है? इसका आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस भारतीय नर्स को एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है
शांति लकाडा। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत कौन सा राज्य लगातार चौथे वर्ष श्रम दिवस उत्पादन में अव्वल रहा है? इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट है किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है आशा भोसले। और नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है पुणे में। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है किसने प्रतिष्ठित टैंकर ऑपरेटर पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है सिनर्जी ग्रुप। नेक्स्ट है दूसरे कार्यक्रम के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है मिगेल डियाज कानेल को। और मिगेल डियाज कानेल दूसरी बार क्यूबा की राष्ट्रपति चुनी गई है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।